यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं मंजीत ठाकुर आज आपको सुना रहा हूं जया नमन त्रिपाठी की लिखी कहानी टीचर्स डे। 5 सितंबर सन 2000। उस दिन रविवार था और थोड़ी देर पहले ही राजू को दीदी से पता चला कि आज टीचर्स डे भी है। उसे इस बात पर शर्म आई कि वो कक्षा 3 में पहुंच चुका है और अभी तक ये नहीं पता कि आज टीचर्स डे है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी उस ग्लानि को यह कहकर किनारे कर दिया कि अगर वो भी दीदी की तरह कक्षा 5वीं में होता तो जरूर उसे भी पता होता कि आज टीचर्स डे है। खैर, टीचर्स डे है लेकिन स्कूल की छुट्टी है, पर ट्यूशन तो है ही, और ट्यूशन आंटी को कुछ न कुछ उपहार देना है, यह बात बिल्कुल साफ है राजू के मन में। राजू और समस्याओं का चोली दामन का साथ है। मम्मी जितने पैसे दे रही थी उसमें वो महंगा वाला पेन नहीं मिल सकता था जो राजू ट्यूशन आंटी को देना चाहता था, और इसलिए मुंह लटकाकर बैठा हुआ था। उदास राजू इस अचानक से आ गए बड़े खर्चे को लेकर ईश्वर को कोस रहा था और अफसोस कर रहा था कि उसका जन्म एक गरीब परिवार में क्यों हुआ है। राजू ये प्रश्न भगवान की उस तस्वीर को देखकर पूछ रहा था जिस पर मम्मी हर दिन इतना बड़ा टीका लगा देती थी कि शंकर भगवान की तीसरी आंख जो बंद रहती थी और उसके साथ साथ बाकी की दोनों आंखें भी आधी आधी बंद हो जाती थी। उसने आंख पर लगे टीके को थोड़ा साफ किया कि कम से कम भगवान को वो दिखाई तो दे। राजू को अचानक याद आया कि रामायण या महाभारत में उसने देखा था कि एक राक्षस ने जो शिवजी की प्रतिमा पर रक्त से तिलक करता था और उसके बाद शिवजी प्रकट हो गए थे और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था और उसकी सारी इच्छाएं पूरी भी की थी। उसने ये फैसला कर लिया था कि वो भी अपने अंगूठे को ब्लेड से काटकर भगवान शिव का तिलक करेगा और शिवजी से वांछित धनराशि के साथ साथ अतिरिक्त 2 रुपए की मांग करेगा ताकि एक आइसक्रीम का लुत्फ भी उठाया जा सके। राजू पापा की सेविंग किट की तरफ गया और उसे उठाकर बाथरूम में घुस गया। सेविंग किट खोलकर उसमें से ब्लेड निकाला गया, बिल्कुल नया ब्लेड। राजू थोड़ी देर तक उसमें अपना चेहरा देखने लगा। उसे अपनी नाक बड़ी और बाकी चेहरा छोटा दिखा तो वो एक पल सकते में आ गया और तुरंत शीशे में अपना चेहरा देखने लगा। उसका चेहरा पहले जैसा ही है। उसे बड़ा सुकून मिला। बहरहाल अब वक्त था वो करने का जिसके बाद राजू की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, मतलब कि धनराशि का जुगाड़ हो जाएगा। राजू ब्लेड की धार को ध्यान से देख रहा था। वो चमक रहा था। ये ब्लेड उसे ज्यादा धारदार लग रहा था। उसे याद आया एक बार पिताजी इसी ब्लेड से दाढ़ी बना रहे थे और एक कट लग गया था, जिसके बाद मम्मी काफी परेशान हुई थी उस खून को रोकने के लिए, और पिताजी भी काफी देर तक चुप बैठे हुए थे। जब पिताजी, जो राजू से उम्र में बहुत बड़े हैं, और शायद उनका जन्म तब हुआ था जब इंसान बंदर हुआ करता था, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे बाल हैं, यहां तक कि उनके हाथों के बगल में भी बालों की खेती हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। राजू बिना देर किए बाथरूम में ही हाथ जोड़कर शिवजी से माफी मांगने लगा और उसने ये कहकर भगवान को चूना लगा दिया कि वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात अवश्य रक्त से तिलक करेगा। परंतु इस गंभीर आर्थिक चुनौती का कोई हल नहीं मिल रहा था। राजू सोच ही रहा था कि उसके पास ऐसी क्या चीज है जो वो बेच दे और उसे पैसे मिल जाए, पर न तो उसके पास कोई सामान था, न ही ये पता था कि बेचना कहाँ है। वो सोच रहा था कि अपना बैट गुड्डू को बेच देगा और पूछेगा अगर कि बैट कहाँ है तो कहता है कि जल्दी जल्दी में गुड्डू के घर पे ही छूट गया है। उसकी प्लानिंग जबरदस्त थी और इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए वो गुड्डू के घर जाने लगा। गुड्डू के पास जाकर जब उसने गुड्डू को यह प्रस्ताव दिया तब गुड्डू ने अपनी गरीबी का वो व्याख्यान दिया कि राजू की रूह कांप गई। उसने बताया कि वो पहले से ही अपने दोस्त से लिए गए 10 रुपए को चुकाने के लिए कई दिन से टॉफी भी नहीं खा रहा है और तमाम कंजूसियों के बावजूद अभी तक सिर्फ 6 रुपए ही बचा सका है। उस दिन राजू को समझ में आया कि वो एक गरीब देश में रहता है जहां हर बच्चा मजबूर है अपनी अपनी परेशानियों के साथ।
उसके दिमाग में अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंताएं घर कर गईं। उसे लगा कि वो जिस प्रदेश में रहता है वहां की विकट परिस्थितियों के बारे में और बच्चों की आए दिन की तमाम कुर्बानियों के बारे में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखे या प्रधानमंत्री को ही लिख देगा। इन दोनों में ज्यादा ताकत किसके पास है, इस बात का पता लगाने के लिए पिताजी से बात करनी पड़ेगी। जब वो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके आए और ऐसे हालात में अगर उन्हें यह सवाल किया गया तो वे सजाए मौत भी दे सकते हैं। इसलिए इनमें से किसी को पत्र लिखने का विचार वो त्याग चुका था और मन ही मन उसने यह फैसला कर लिया कि पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख दिया जाएगा। पर समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर पत्र लिख भी दिया जाए तो उनका एड्रेस तो उसे पता ही नहीं था और एड्रेस के लिए पिताजी को उठाना पड़ेगा। और फिर तो आप जानते ही हैं क्या हो सकता है। शायद वे राजू को जान से ना भी मारें पर उम्र कैद के रूप में बाथरूम में बंद तो कर ही देंगे। और मम्मी से इस बात में पूरा समर्थन उनको मिलेगा, क्योंकि राजू से इस बात के लिए भी नाराज चल रही हैं कि वो हमेशा पैसे मांगता रहता है। हालांकि उन्होंने कभी भी उतनी राशि नहीं दी जितनी की राजू को आवश्यकता रही है, पर इस बात का संज्ञान कौन ले सकता है। अंततः दीदी राजू के पास आई। उसने राजू को अपने पास से ही पैसे दिए। दीदी को पैसे तो हमेशा राजू से कम ही मिलते थे, मतलब वो मांगती भी नहीं थी और जब जितना मिला चुपचाप रख लिया करती थी। लेकिन राजू की हर जरूरत के वक्त पता नहीं कहां से उसके पास पैसे आ जाते थे। पैसे लेकर राजू और दीदी दोनों ट्यूशन के लिए निकले। रास्ते में राजू ने पेन लिया और गर्व के साथ आगे बढ़ा। अचानक उसे ख्याल आया कि दीदी तो आंटी को कुछ भी नहीं दे रही है, ये तो गलत बात है। उसने पूछा, तुम आंटी को कुछ नहीं दे रही? दे रही हूं। क्या? एक ग्रीटिंग कार्ड। ओह, देखा, तुमने बताया नहीं। कब खरीदा? खरीदा नहीं, खुद बनाया है। अच्छा, खुद बनाया है, तब रहने दो, मुझे लगा खरीद कर लाई हो। दीदी उत्साह से बैग से ग्रीटिंग कार्ड निकालने ही जा रही थी कि पर राजू के मना करने पर वो रुक गई। दोनों ट्यूशन पहुंचे। सभी बच्चे आंटी को टीचर्स डे की बधाई दे रहे थे और राजू के 3 और दोस्त बिल्कुल उसके जैसा ही पेन लेकर आए थे। बाकी लोग सब पेन लेकर आए थे। आंटी ने सभी को शुक्रिया किया और गिफ्ट स्वीकार कर लिया। सभी के दिए हुए पेन आंटी ने एक साथ बांधकर फ्रिज के ऊपर रख दिए। हालांकि इस बात में भेद करना मुश्किल था कि पेन फ्रिज पर रखा गया है या फेंका गया है। दीदी हर बार की तरह सबकी बात और बधाई प्रक्रिया पूरी होने तक धैर्य बनाए हुई थी और फिर आई और उसने अपना बनाया हुआ ग्रीटिंग कार्ड आंटी को दिया। राजू की नजर आंटी पर टिकी हुई थी कि उनको दीदी का दिया हुआ तोहफा पसंद आएगा भी या नहीं। कहीं वो उसका मजाक न बनाए, ये क्या बना लाई, कुछ खरीद कर नहीं ला सकती थी। आंटी ने कार्ड स्वीकार किया और कार्ड देखकर उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने बहुत ही खुशी से दीदी के सर पर हाथ फेरा और बोली, बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच बेटा। थोड़ी देर के बाद सबने आंटी से पूछा, आपको सबसे अच्छा गिफ्ट किसका लगा? तब उन्होंने कहा, सभी के दिए हुए तोहफे बहुत अच्छे हैं, फिर भी तुम लोग पूछते हो तो एक कहानी सुनाती हूं, उसके जरिए तुम सब समझ जाना कि किसका सबसे अच्छा था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, सुनो कहानी। एक बार गुरु नानक जी एक गांव में गए। उनके वहां पहुंचने की खबर सुनकर उनके सभी भक्त वहां आ गए। सभी लोग बहुत सारी मिठाइयां और पकवान लेकर आए। उन लोगों ने गांव की सबसे नामी दुकान से सारी मिठाइयां पकवान वहां लाकर रख दिया। उन लोगों के बहुत कहने पर भी गुरु नानक देव ने कुछ भी ग्रहण करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भूख नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया आई और उसने एक डब्बा खोलकर गुरु नानक जी के समक्ष रख दिया और बोली, प्रभु ग्रहण करें। गुरु नानक जी ने तुरंत ही हाथ आगे किया और धीरे धीरे सारा डब्बा साफ कर गए। बाकी भक्तों ने यह देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या प्रभु, आपने हमारा दिया हुआ स्वीकार नहीं किया और इस बुढ़िया ने जो दिया उसे इतने चाव से खा गए। गुरु नानक बोले, मैं बहुत भूखा नहीं हूं, लेकिन भावना का भूखा हूं। इस स्त्री ने जब मुझे भोजन दिया तब उसमें से ताजगी और उसके हाथ से बने भोजन की खुशबू आ रही थी। आंटी बोली, कहानी खत्म। कक्षा 3 के राजू को इतनी जटिल कहानी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। खैर, आंटी ने वादे के मुताबिक आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कहानी से कुछ लोगों को अंदाजा लग गया
कि आंटी को किसका गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और राजू की तरह कुछ बच्चों ने झूठ बोल दिया कि हाँ वो भी समझ चुके हैं कि आंटी को किसका गिफ्ट सबसे अच्छा लगा। बहरहाल ट्यूशन से छुट्टी हो चुकी थी, सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। राजू ने जिज्ञासा में दीदी से पूछा, तुम्हें समझ में आया आंटी को किसका गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? राजू ने ऐसा बर्ताव किया कि उसे भी समझ में आ गया और वो जानना चाहता है कि दीदी को समझ में आया या नहीं। दीदी बोली, हाँ उन्हें सबसे ज्यादा मेरा गिफ्ट पसंद आया। राजू बोला, ये कैसे समझ में आया तुमको? दीदी बोली, क्योंकि मैं ही थी जिसने अपने हाथ का बनाया हुआ गिफ्ट उन्हें दिया था, बाकी सब तो खरीद कर लाए थे। अब राजू की समझ में सारी बात आ गई थी। राजू ने इस बात के जवाब में दीदी से झूठ कहा कि हाँ मैं भी आंटी को ग्रीटिंग कार्ड ही देने वाला था, पर मुझे ड्राइंग करना नहीं आता ना, इसलिए नहीं दे सका। दीदी बोली, कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। ठीक है, अगली बार तुम मेरे लिए भी बना देना, मैं उन्हें दे दूंगा। राजू की बात सुनकर दीदी जोर से हंसी, बोली, तुम बुद्धू ही रहोगे। इस बात ने राजू के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया। तो बोला, क्यों, मैं बुद्धू क्यों? इस पर दीदी ने हंसते हुए कहा, पागल, अगली बार भी मैं ही बनाऊंगी तो तुम्हारी भावना कहां नजर आएगी? दीदी की तरफ देखता हुआ मासूम सी शक्ल बनाकर राजू बोला, प्लीज तुम किसी को मत बताना। मुस्कुराती हुई दीदी बोली, ठीक है बाबू, किसी को नहीं बताऊंगी और अच्छा सा कार्ड बना दूंगी। अब राजू खुश था ये सोचकर कि अगली बार उसका गिफ्ट आंटी को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। राजू तो खुश था अपने सपनों में, पर उस दिन सबसे ज्यादा खुश दीदी थी। इस बात को कई दिन बीत गए। राजू की नजर आंटी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी पर अभी तक दीदी का दिया हुआ कार्ड रखा हुआ था। उन्हीं प्यारे प्यारे रंगों में लिखा हुआ था, हैप्पी टीचर्स डे आंटी, पर किसी का दिया हुआ पेन नजर नहीं आ रहा था, फ्रिज के ऊपर भी नहीं। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कहानी आप सुन रहे थे जिसे लिखा था जयानमन त्रिपाठी ने, और ये आवाज जो आप सुन रहे हैं वो है मंजीत ठाकुर की। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार।